बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेसन है, वो है लेसन नंबर 11। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैनेंद्र कुमार के बाजार दर्शन को हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम उसके परिचय को जानते हैं, उनके परिचय के बारे में क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था परिचय के बारे में कि आप या तो कवियों का करें या फिर लेखकों का करें। ठीक है, फिर भी हम इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, तो जैनेंद्र कुमार का जन्म हो गया था 1905 में। जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ 1905 में, मृत्यु हुई थी 1988 में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक शब्द क्या होता है? मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है मन का वैज्ञानिक। ठीक है, यानी ये दूसरों के मन को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। ठीक है, उनको दूसरों के मन के अनुसार ये कोई भी अपनी कृति का निर्माण करते थे, उसको किसी कृति की रचना करते थे। इसलिए इन्हें हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का इनको जन्मदाता भी हम कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी थी। उन्होंने से मतलब जैनेंद्र जी ने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी थी। इन्होंने एक नई दिशा में उनको मोड़ दिया था। वे गंभीर चिंतक भी रहे, यानी गंभीर चिंतन करते हैं वो किसी भी कृति के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया है। इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया है और अपने मन के अंदर आत्मसात कर लिया है, यानी अपने मन के अंदर उसको समाहित कर लिया है इन्होंने। ठीक है, यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हैं, क्या अपनाया है। अब देखो आगे, इनके कुछ उपन्यास है, जैसे परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, इनके कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब इनकी कहानियां हैं। इनके विचार प्रधान निबंधों की बात करें तो हम प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम, ये सारे निबंध, ये उपन्यास और ये कहानियां इनको बहुमुखी प्रतिभा बनाने में सहयोग करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक बन गए। बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है? बहुमुखी का मतलब बहुत प्रकार से, ठीक है, विभिन्न प्रकार से, प्रतिभा यानी बुद्धिमान, ये हर प्रकार से या विभिन्न प्रकार से बुद्धिमान है, यानी कि हर प्रकार की बुद्धि इनके अंदर समाहित है। ठीक है, बुद्धि वैसे एक होती है, लेकिन ये बहुमुखी अर्थात बहुत सारी प्रतिभाओं के ये जन्मदाता माने जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेंद्र की दृष्टि व्यापक रही है। जीवन के जितने भी प्रश्न होते हैं उनको आसानी से सुलझाते हैं ये जैनेंद्र कुमार। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहा है, इसे अंडरलाइन कर लेना। मुंशी प्रेमचंद ने भारत का गोरकी कहकर किसको महिमा मंडित किया? जैनेंद्र कुमार को। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो हमें चलो एक घड़ी नहीं हो, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ का परिचय, ये आप बहुत अच्छे से कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है आपको पता ही होगा। मूल संवेदना, 3-4 तरीकों से आ सकता है मूल संवेदना। ठीक है, मूल प्रतिपाद कहकर भी आ सकता है, मूल प्रतिपाद, या फिर ऐसे आ जाए कि मूल भाव, ऐसे आ जाए कि भाई बाजार दर्शन जो निबंध है उसका मूल प्रतिपाद बताओ, या उसका मूल संवेदना बताओ उसकी, या फिर उसका मूल भाव बताओ। कैसे भी आ जाए, आंसर यही लिखना है हमको। ठीक है, आंसर यही आएगा। ठीक है, ये जो हमारी 6-7 लाइन है ये इसका आंसर है। अब चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। देखो तो देखिए यहाँ पर जैनेंद्र कुमार ने बताया कि प्रस्तुत निबंध में बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा। उपभोक्ता कौन होते हैं? कौन होते हैं उपभोक्ता? बताओ, उपभोक्ता कौन होते हैं? सर जो उपभोग करता है, जो सामान का उपभोग करते हैं, यानी जो वस्तुओं को उपभोग करते हैं, यानी हम यस सर, कस्टमर सब। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया उपभोक्तावादी परंपरा। यहाँ में बाजार दर्शन के अंदर जो उपभोक्तावादी परंपरा चल रही है, ठीक है,
उसके बारे में बताया है उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत, और साथ ही साथ बाजारवाद पर भी गहरा मंथन किया है। बाजारवाद ये शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? बाजारवाद का मतलब होता है बाजार के अंदर किस प्रकार का आकर्षण होता है, बाजार किस प्रकार से हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है, किस प्रकार से हम बाजार के चक्कर में आकर लुटते ही चले जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बाजारवाद के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में मंथन किया गया है, एक तो है उपभोक्तावादी परंपरा और एक है हमारा बाजारवाद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पहली लाइन सबके? यस सर। सर एक बार दोबारा बताना सर। बताओ। दोबारा सुनो, उपभोक्तावादी परंपरा किसको कहते हैं? उपभोक्तावादी परंपरा का मतलब होता है कि बाजार दर्शन के अंतर्गत उपभोक्ता वो हैं जो बाजार में जाकर वस्तुओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, और ये परंपरा निरंतर चलती रहती है, क्या कभी समाप्त होती है? अर्थात ये समाप्त नहीं होती है। आया ना? यस सर। यस सर। ना। दूसरी बात बताएगी बाजारवाद। बाजारवाद का मतलब क्या होता है? बाजारवाद का मतलब एक तरीके से होता है दिखावा करना। ठीक है, बाजार में जब हम जाते हैं तो वहां के जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, या माल बेचने वाले होते हैं, वो एक तरीके से दिखावा करते हैं, वो इस प्रकार से शो करते हैं अपनी वस्तुओं को, ठीक है, कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके के बाजारवाद को भी बताया गया है। आगे बात समझ में सबके? यस सर। अब देखो उसके बाद आगे, लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बिल्कुल लेखक सही मानता है। आया ना? यस सर। करता है हमारी आवश्यकता की पूर्ति, बिल्कुल करता है। यस सर। अभी हमारी जेब में 1000 का नोट आने दो, अब 1000 का तो बंद हो गया, ये भी दिक्कत हो गई है। चलो 2000 का आने दो, अब 2000 का नोट आने दो, तो हम तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? बाजार पहुंच जाएंगे, और बाजार जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं। सही बात है? यस सर। तो देखो, बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यह विक्रेता और क्रेता, विक्रेता और क्रेता को आप बहुत अच्छे से जानते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से जानोगे विक्रेता कौन होते हैं, क्रेता कौन होते हैं। सर विक्रेता मतलब बेचना। हाँ, बेचने वाला और लेने वाला। बेचने वाला होता है। ठीक है, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय का मतलब तो होता है बेचना, और विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। तो विक्रेता तो है बेचने वाला और क्रेता है खरीदने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। संतोष व तृप्ति के भाव क्या होते हैं? यानी कि जब हम बाजार जाते हैं एक क्रेता बनकर के, खरीदने वाले बनकर के, तो हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो वहां जाकर के हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे ना, तो दुकानदार हमको कुछ रेट बताएगा निश्चित रूप से, और वो हमें निश्चित रूप से बढ़ा करके रेट बताता है। यानी 500 की जगह 600 बोलता है 500 की वस्तु के, तो हम उससे कम करवाने की कहते हैं, वो धीरे धीरे कम करता है, हम 550 तक आ जाते हैं, और 550 में हम खरीद लेते हैं उस वस्तु को। तो वो दुकानदार भी खुश हो जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं। यानी दोनों के मन में कौन से भाव आ जाते हैं? संतोष और तृप्ति के भाव आ जाते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। अब सुनो, लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो उपभोक्तावादी परंपरा है, आज उसने बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का, यानी आर्थिक संपन्नता से मतलब है एक बाहरी दिखावा, यानी जिसके पास पैसा है, आर्थिक संपत्ति है, तो वो उसका प्रदर्शन करता है। यानी हम जाकर देखते हैं बाजार के अंदर कुछ दुकानें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर वस्तुओं को बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है, काफी पैसे खर्च कर दिए जाते हैं विज्ञापन के रूप में भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है, बाहर देखते हैं हम उसको, और बहुत बड़ी बड़ी मॉल्स भी होते हैं, उसमें भी हमको दंभ प्रदर्शनी देखने को मिलता है। सही बात है यहाँ पर? यस सर। अब सुनिए, हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। हमारी तो आदत ही ऐसी होती है कि बाजार गए, अच्छे से पैसे आ गए हमारी पॉकेट में, हम मन में आए तो भी खरीद लेंगे, नहीं मन में आए तो भी खरीद लेंगे। यानी अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं। और इससे क्या होता है? इससे बाजार में कपट बढ़ता है।
बाजार में कपट की भावना बढ़ जाती है। कपट का मतलब होता है धोखा, ठीक है। बाजार में कपट की भावना हो गई यानी धोखे की भावना बढ़ जाती है। धोखे की भावना कैसे बढ़ेगी? यहाँ पर बाजार का कपट बढ़ने से मतलब है हमारी जेब से अनावश्यक पैसे खर्च होना। यदि हमारी जेब से अनावश्यक पैसे खर्च होते हैं, हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, तो उसे हम साहित्य की भाषा में या बाजार की भाषा में बोलते हैं कि बाजार में कपट बढ़ रहा है। आ गई बात समझ में? Yes, उसके बाद sir. बाजार में तो कपट बढ़ता है और कृत्रिम अभाव बनता है। कृत्रिम अभाव बनता है। कृत्रिम का मतलब होता है दिखावटीपन। एक तो होता है भौतिक, एक तो होता है भौतिक और एक होता है कृत्रिम। देखो, भौतिक का मतलब होता है मूल रूप से उत्पन्न, ठीक है, और कृत्रिम का मतलब होता है हम अपनी तरफ से उत्पन्न करें, यानी हम दिखावटी सौदा करें या दिखावटीपन करें, तो वो होता है कृत्रिम। तो वहां पर दिखावटीपन की बात हो रही है, ठीक है। और महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई तो बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है महंगाई? कौन बताएगा मुझे? बहुत अच्छे से बता सकते हो आप लोगों के लिए। क्या सर बहुत दोबारा बताना? महंगाई कैसे बढ़ती है? सर सर अगर सर डिमांड डिमांड किसी की ज्यादा होगी। सुनो, जब किसी दुकानदार के पास मार्केट में, मानो चलो मार्केट में कोई वस्तु 100 हो, ठीक है, वस्तु 100 हो, लेकिन उनके खरीदार आ जाए 150, तो वस्तु की जो रेट है, जो रेट थी उसकी, यानी 50 रुपये उसकी रेट थी, तो वो 80 और 100 तक पहुंच जाती है, यानी महंगाई अपना आप बढ़ जाएगी। वो भी Yes, यही sir. चाहेंगे ना कि हम Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा बेचें इसको, यही बात है। Yes, sir. Yes, sir. और हम सर खरीद सब के भी लाते हैं, तो ये होती है महंगाई का बढ़ना, ठीक है। अब सुनो आगे। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। बताओ भाई, विनिमय क्या होता है? आदान आदान प्रदान। प्रदान, लेन देन, ठीक है। Yes, sir. जब ग्राहक और विक्रेता दोनों यहाँ पर कैसे व्यवहार करते हैं? कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। और वो क्या करते हैं? इस कपटपूर्ण व्यवहार के जरिए लेन देन को और अर्थतंत्र को, अर्थतंत्र का मतलब धन, धन से संबंधित तंत्र, उसको वो क्या पहुंचाते हैं? वो क्षति पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, उनका संग्रह कर लेते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, क्योंकि वस्तुओं की कमी आ जाती है, ठीक है, और फिर उनकी रेट्स भी बढ़ जाती हैं, और उससे हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल सी हो जाती है। इस बात को तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो, सर सर हाँ सर इससे ऊपर वाली लाइन बताना एक बार सर। ये आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही। ये वाली ग्राहक और विक्रेता वाली, हाँ सर, यहाँ Yes, से लेके sir. यहाँ से लेके सुनो। लास्ट तक बता दो सर। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो लेन देन में कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं कि नहीं। जो ग्राहक होता है वो कम पैसों में लेना चाहता है, विक्रेता जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करता है, और घूम फिर के दोनों को ही लाभ होता है किसी न किसी तरीके से। तो लेन देन में कपट की भावना होती है उनके, और जिसके कारण से धन की भी हानि होती है और विनिमय की भी हानि होती है। तो इसके कारण से वस्तुओं के संग्रह की कमी हो जाती है और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। ये बातें बताई गई यहाँ पर, ठीक है। आगे चलें। ओके सर। देखो, Yes, अब sir. आगे बताया गया है धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। यदि हम पैसे का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं और दंभ दिखाते हैं, दंभ का मतलब एक तरीके से अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं अपने पैसों का, तो वहां पर वो चीज हानिकारक होती है। यदि हमारे पास पैसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उड़ाएंगे, बेफिजूल खर्च करेंगे, वो गलत होता है, ठीक है। हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उससे यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। हमें तो लगता है ऐसा कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वास्तव में होता यही है। आगे बात समझ में सबके? उसके बाद मेरे एक बार कृत्रिम का मतलब दोबारा बता दो। सुनो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, हम हमारे पैसों का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं ना, तो वो हमारा जो घमंड होता है वो हानिकारक होता है।
वो कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, हमारे तो पैसे खर्च हो ही रहे हैं, साथ ही साथ वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये चीज बताई गई यहाँ पर। और बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्यावृत्ति के लिए। और जो बाजार होता है ना, वो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, यदि हम बाजार जाएं तो हमारे मन में संतुष्टि की भावना होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब हम वापस लौट करके आए। ठीक है, ये नहीं कि घर आकर के हमारे माइंड में आ जाए असंतोष की भावना, हमारे मन में असंतोष की भावना आ रही है, तृष्णा जागृत हो जाती है, ईर्ष्या जागृत हो जाती है। अर्थात ये तीनों तत्व हमारे मन में नहीं आने चाहिए। और ये मन में कब नहीं आते? जब हम सोच समझ करके बाजार के लिए जाते हैं और सोच समझ करके वस्तु खरीदते हैं, अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं। आपकी बात समझ में सबके? यस सर। यस सर। ये पाठ की मूल संवेदना, मूल प्रतिपाद या मूल भाव क्लियर है सबको? अगर ये क्वेश्चन आता है तो कर दोगे? यस सर। अब चलते हैं लेसन पर। देखिए, अब लेसन के ऊपर आ जाते हैं हम। पाठ परिचय क्लियर हो चुका है, अब लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन में देखो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया हमको। देखो, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो टाइटल है, शीर्षक है पाठ का, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, बाजार के दर्शन करना। यानी कुल मिला के इसमें बाजार दर्शन की बात होगी, बाजार जाने की, वहां खरीदने की, वहां के दिखावटीपन की, ठीक है, आकर्षक वस्तुओं को उनके द्वारा हमें खींचने की, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो देखो एक बार की बात कहता हूँ। कौन कह रहा है एक बार की बात? लेखक कह रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, लेखक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर लेखक इस बात को कहता है कि एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे उनके पास। यानी लेखक अपने मित्र की बात बता रहे हैं कि जब उनके मित्र एक बार बाजार गए थे तो वो एक मामूली चीज लेने गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो बहुत सारे बंडल थे उनके पास, यानी बहुत सारी चीज खरीद लाए वो, कहने का मतलब है। तो लेखक उनसे सवाल करता है, मैंने कहा कि यह क्या, यह क्या का मतलब ये क्या ले आए? तो वो लेखक का जो मित्र होता है वो बोलता है कि यह जो साथी, यह कौन साथी? पैसे। सर पैसे विशेष यानी पत्नी। ठीक है, और जब पत्नी बाजार जाती है तो फिर खर्चा तो होने वाला था ही बेचारे का। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो वो इसी बताया जा रहा है। तो मित्र कह देता है कि ये मेरे साथ थी, यानी मेरी पत्नी मेरे साथ थी। उनका आशय ये था कि ये पत्नी की महिमा है, यानी जो कुछ आज मैं बंडल इतने सारे लेकर आया ना, ये सब पत्नी की मेहरबानी है भाई। पत्नी नहीं होती साथ तो इतने बंडल आते ही नहीं। और ये पत्नी की जो महिमा है उसी का मैं कायल हूँ। कायल का मतलब होता है दीवाना। कायल का मतलब होता है दीवाना। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं उनकी महिमा को मानता हूँ, मैं उनकी हर बात को मानता हूँ। ठीक है, क्लियर? यस सर। आगे सुनो। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। आदिकाल का मतलब होता है प्राचीन काल से, बहुत पहले से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित होती है। यानी पति पत्नी को ही प्रमुखता प्रमाणितता कराता है। यानी कहने का मतलब है पत्नी की बात ही मानी जाती है। पति हमेशा पत्नी की बात को ही महत्व देता है। इस बात का प्रचलन कब से चल रहा है? वो आदिकाल यानी प्राचीन काल से चल रहा है। अब कोई नया नहीं चल रहा। अब वर्तमान में ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्राचीन काल से चल रहा है। इस बात को यहाँ पर लेखक का मित्र बताना चाह रहा है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। और ये कोई व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि भाई किसी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो स्त्रीत्व का प्रश्न है। अर्थात यहाँ पर तो स्त्री की महिमा की बात हो रही है। यदि हम स्त्री की बात नहीं मानेंगे बाजार जाते समय या बाजार के अंदर, तो देखो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ये बात आप जानते हो, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लेखक के द्वारा बतलाई गई है। इसका भाव यही है। आ गई बात समझ में? यस सर। स्त्री माया ना जोड़े तो मैं क्या जोड़ू? अब देखो स्त्री जो होती है ना, वो चाहे तो घर को आबाद भी कर सकती है और चाहे तो बर्बाद भी कर सकती है। लेखक यहाँ पर उस बात को बता रहा है। लेखक कह रहा है कि भाई स्त्री माया नहीं जोड़े तो मैं थोड़ी जोड़ूंगा। जो स्त्री होती है वही पैसे धन संपत्ति को जोड़ सकती है, तो इसको मैं नहीं जोड़ सकता। यानी पुरुष जो होता है उसके पास से पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है, उसकी पॉकेट में से मनी कब गायब हो जाए उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब स्त्री
पैसों को जोड़ती है तो बहुत सारे पैसे जोड़ लेती है, यानी घर चलाती है, बहुत अच्छे से चलाती है। तो ये बात यहाँ लेखक बताने चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी सच सच है, और वो ये है कि इस बात में पत्नी की ओट ले जाती है, और सच ये है कि इस बात के लिए पत्नी को ही महत्वपूर्णता दी जाती है, पत्नी श्रेष्ठ होती है, ठीक है, यानी पत्नी की बात ही मानी जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। देखो मनी बैग क्या होता है? मनी बैग का मतलब पर्स भी होता है, मनी बैग का मतलब पर्स भी होता है। लेखक कहना चाहता है कि एक दूसरा तत्व हो रहा है भाई, वो है मनी बैग यानी पर्स, या उसको हम कह सकते हैं पैसों की गर्मी या एनर्जी। एनर्जी का मतलब पावर, यानी कि हमारे पास पावर कब होगी? हमारे पास पैसों की गर्मी कहाँ होती है? पर्स के अंदर ही होती है। पर्स में बहुत सारे पैसे हैं तो पावर अपना आप बढ़ जाती है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट पेज पे चलें। यस सर। एक बार ये मूल से बता दो सर एक बार। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत? लेखक ये कहता है कि मूल में जो तत्व होता है ना, वो होता है हमारे मनी बैग। मनी बैग का मतलब पैसे की गर्मी होती है और पावर होती है, हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा हमारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस बात को बताया गया यहाँ पर। अब उसी बात को लेखक आगे बताते हुए कहता है, ठीक है, उसी बात को लेखक अब आगे बताना चाहता है कि पैसा पावर है, पैसा पावर है, यानी हमारे पास पैसा है तो हमारे अंदर एक ताकत होती है, क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, ठीक है। ये बात लेखक क्या बताना चाह रहा है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है? लेखक कहना चाह रहा है यदि हम पैसे की पावर का सबूत दिखाना चाहें तो हमें क्या दिखाना होगा? आसपास मालटाल दिखाना होगा। यदि हम मालटाल नहीं दिखाएंगे, मालटाल का मतलब उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो वो क्या खाक पावर है, अर्थात वो पावर नहीं है। क्लियर? यस सर। पैसे को देखने के लिए, अब आगे सुनो, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए आप, पैसे को देखने के लिए आप बैंक हिसाब देखिए, मैंने बैंक बैलेंस देखो आप। पर ये जो पाल शब्द लिखा है इसको करेक्शन कर लो, ये माल शब्द है यहाँ पर, ठीक है। माल, असवाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, यानी कि पैसे को देखने के लिए हम बैंक बैलेंस को भी देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें बाहर से भी दिख जाती हैं, हमें बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं होती, और वो होते हैं माल, बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है। असवाब, माल असवाब एक साथ वस्तुओं के लिए आया, ध्यान रखना। मकान और कोठी, कई बार ऊंचे ऊंचे भवन बना देते हैं हम, कोठियां ठोक देते हैं। कोठियां ठोकने से मतलब समझ रहे हो ना, कोठियां, बड़ी बड़ी कोठियां बना देना, तो उनमें भी हमको पैसे की पावर दिखती है, नहीं दिखती है? यस सर। दिखाई देती है ना। हम भाई कहीं कोठी के आगे से निकलते हैं तो हम तो कहते हैं यार गजब, क्या गजब कोठी बना रखी है, कितना पैसा खर्च कर दिया इसने, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे इसने। तो जो व्यक्ति उसके अंदर रह रहा है, जिसकी वो कोठी है, हमें आसानी से पता चल जाता है भाई इसके पास पैसे की पावर है। क्लियर है ये बात? अब सुनो सर, एक बार दोबारा पूरा पैराग्राफ बता देना सर, समझ में नहीं और आ यहाँ रहा। पर ये बताया गया कि पैसा एक पावर होता है, पैसे के अंदर ताकत होती है, लेकिन जब तक हम पैसे की पावर नहीं दिखाते तो वो पावर खाक के समान होती है, अर्थात वो कुछ नहीं होती है। और जब हम पैसे को अगर हम देखना चाहें तो हमें बैंक हिसाब ही नहीं देखना चाहिए, हम बैंक बैलेंस को क्यों देखें? हम तो प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में माल को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, इन्हें वस्तुओं के भंडार को देख सकते हैं, मकान, ऊंचे ऊंचे मकान देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां भी देख सकते हैं, उनके जरिए भी हमें पैसों का पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के पास बहुत पैसा है, उसके पास पैसे की पावर है। क्लियर? और पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। इस लाइन को अच्छे से समझ लें, पैसे की उस परचेजिंग पावर, परचेजिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है, और पावर का मतलब होता है शक्ति, यानी खरीदने की शक्ति। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है, यानी खरीदने की जो शक्ति होती है, उसी के प्रयोग में पावर का रस होता है, उसी के अंदर शक्ति का आनंद होता है। कहने का मतलब ये लेखक का इस लाइन का कि जब किसी व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर होती है, यानी बहुत कुछ खरीदने की शक्ति होती है, वो इंसान, वो मनुष्य बाजार में जाकर के बहुत कुछ खरीदता है, अनाप शनाप खरीदता रहता है, बहुत महंगे से महंगा, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसके पास तो पावर का रस है, इसके पास शक्ति है, वो भी पैसों की, और उसी से इसको रस प्राप्त हो रहा है। और रस का मतलब होता है आनंद, यानी कि ये अपनी ताकत के बल पर, पैसों की ताकत के बल पर आनंदित होता है, अर्थात इसे वस्तुओं को खरीदने में आनंद की प्राप्ति होती है।
आ गई बात समझ में? यस सर। आगे चले Yes, नेक्स्ट। sir. लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयमी का मतलब क्या होता है? संयमी का मतलब होता है सहन शक्ति रखने वाले, अपने मन पर कंट्रोल रखने वाले कुछ लोग होते हैं। अब ऊपर तो कौन से लोगों की बात करी थी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में? जो पैसे का बेफिजूल खर्च करते हैं, जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है उसके पास, ठीक है। और अब नीचे वाले पैराग्राफ में यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो लोग संयमी होते हैं यानी पैसे को सोच समझ करके खर्च करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। वो नहीं समझते भाई ये सामान अच्छा है तो इसको रखेंगे, इसको खरीदेंगे, और ये फिजूल है तो इसको फिजूल ही समझेंगे। उनके माइंड की ये बात होती है, ठीक है। वे पैसे को बहाते नहीं है। पैसे को बहाने से मतलब वो पैसे को अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। वो तो बुद्धिमान होते हैं, यानी बुद्धिमानी प्रवृत्ति का यूज करते हैं। वो बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते चले जाते हैं और जोड़ते ही चले जाते हैं उसको, ठीक है। और वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार का मतलब होता है जरूरत, दरकार का मतलब होता है जरूरत। अब जो वो लोग होते हैं जो पैसे को सोच समझ करके खर्च करते हैं, संयम पूर्वक वो खर्च करते हैं, तो वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझ लेते हैं कि उन्हें उसके प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि उनकी आदत में ऐसा आ जाता है कि बाजार जाना है तो सोच समझ कर खरीदना है और अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदनी है, तो ये बात उनके माइंड में चलती रहती है। तो इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखते, उन्हें प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। और जब वो जैसे जैसे वो पैसे को बचाते हैं, सेव करते हैं ना, तो उनका मन अपना आप ही गर्व से भर जाता है। इस बात को लेकर क्या बताना चाह रहा है? क्लियर है? यस यस सर। सर। अब चलते हैं आगे। अब लेखक क्या कहता है? मैंने कहा, मैंने से मतलब लेखक से, मैंने कहा कि ये कितना सामान ले आए आप? लेखक अपने मित्र से कह रहा है भाई इतना सामान कहाँ से ले आए आप? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग फैला दिया, मनी बैग का मतलब बता दिया था मैंने आपको, पर्स, ठीक है। और कहते हैं जो लेखक का मित्र वो क्या कहता है कि भाई देखो, अब देखो सारा के सारा उड़ गया, ठीक है। जो पर्स में था सब उड़ गए, पैसे खत्म हो गए। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, अर्थात अब रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। तो मैंने तब तय माना, मैंने तब तय माना कि यदि और पैसा होता तो और सामान आता। बिल्कुल यही बात होती, यदि उस मित्र के पास और पैसे होते पर्स के अंदर तो वो भी खर्च हो जाने थे, आया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. बात गई थी, खर्च तो होने ही थे, तो इस बात का मतलब बताया गया है। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया था, वो तो परचेजिंग पावर के अनुपात में आया था। राइट बात है ना बिल्कुल ये? Yes, sir. सामान जितना पैसा उतना खर्च होगा। अगर फिर भी खरीदे गए वो सामान, क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर अच्छी थी। उस मित्र की परचेजिंग पावर यानी पैसों की पावर अच्छी थी, पर्स में बहुत सारे पैसे थे उसके पास, आया ना? Yes, Yes, sir. यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको? आगे चलो। लेकिन ठहरिए, लेकिन ठहरिए, लेखक कह रहा है लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्ता में बहुत कुछ हाथ है और वह महत्व बाजार। यानी कि देखो इसमें लेखक के मित्र की गलती नहीं है, उसकी पत्नी की गलती नहीं है, यहाँ गलती दूसरा एक तत्व है उसकी है। और वो कौन सा तत्व है भाई? बाजार। बाजार की गलती कैसे है? बाजार की गलती कैसे है नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो आगे आता है। आगे जो लाइन आ रही है उसी के बारे में देखो। मैंने कहा इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक का मतलब होता है अनावश्यक, नाहक का मतलब होता है अनावश्यक। लेखक कह रहा है कि भाई इतना कुछ नाहक है, नहीं अनावश्यक क्यों ले आए? तो मित्र बोलते हैं कुछ ना पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है? मित्र मत पूछो, बाजार शैतान के जाल के समान है। ऐसा सजा सजा करके माल रखते हैं कि कोई बेहयाई हो जो न फंसे। यानी हम जब बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार के अंदर बहुत सारी सजावट होती है, बहुत ज्यादा वस्तुओं को सजा करके रखा जाता है। यानी कोई बेहया इंसान होगा, कोई निकम्मा इंसान होगा जो पैसों को खर्च नहीं करेगी, ऐसी स्थिति होती है ना वहां पर, है या ना? यस Yes, सर। sir. वही बात यहाँ पर Yes, बता- sir. बाजार में जब हम जाते हैं तो जैसे अब दीपावली आने वाली है, ठीक है, जब दिवाली आती है तो बाजार में जाकर देखो आप बहुत ज्यादा सजावटें हो जाती है,
और हम गलती से अपनी वाइफ को ले जाएं तो सीधी सी बात है, अब तो मैं ये भी लूंगी, अब तो मैं ये भी लूंगी, अब मुझे ये भी खरीदना है, मुझे ये भी खरीदना है, यही होता है ना। यस सर। तो भाई देखो पैसे तो Yes, जाने ही sir. लेखक के मित्र के भी गए। अब वो इतना बेहया तो है नहीं, क्योंकि उस बाजार के जो सजावटी जो सामान है उसका जो आकर्षण है उसमें फंसे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो बेचारा फंस गया तो कोई बात नहीं, उनकी पत्नी फंस गई तो कोई बात नहीं। क्लियर? Yes, यस sir. सर। अब देखो आगे क्या कहा है। मैंने मन में कहा ठीक है भाई, बाजार हमें आमंत्रित करता है। आमंत्रित का मतलब होता है बुलाना। आमंत्रित का मतलब क्या होता है? बुलाना। बुलाना। और एक और होता है निमंत्रित। एक शब्द और सुना होगा आप लोगों ने, निमंत्रित Yes, sir. सुना है क्या? हाँ सर, निमंत्रण देना। निमंत्रण देना। हाँ, जब कोई कार्ड में छपा आता है निमंत्रण करना, वो अलग होता है, और एक होता है आमंत्रित यानी आमंत्रण करना, वो अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर आमंत्रित करने का मतलब होता है बुलाना, और निमंत्रित का मतलब होता है किसी को कार्ड देकर बुलाना। ठीक है, आपका कुछ हद तक ठीक है। और कोई बता रहा है? हाँ भाई, और कोई बता रहा है? बताओ। सुनो, देखो, आमंत्रण का मतलब होता है कि हमें नॉर्मली कोई बुलाता है जब, ठीक है, कोई मीटिंग करनी हो, ठीक है, कोई सभा के अंदर जाना हमें, ठीक है, कोई विचार विमर्श करना हो, तब तो वो होते हैं आमंत्रण की बात, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन निमंत्रण वो होता है जब हमें कोई भोज के लिए बुलाए, प्रीति भोज के लिए बुलाए, खाने के लिए बुलाए, या फिर हम अपनी भाषा में कहें दावत के लिए बुलाए, तो वो होता है निमंत्रण। आगे बात समझ में? Yes, sir. यदि आपको कोई आमंत्रित करे ना, तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि वहां जाते ही आपको बढ़िया वाला भोजन मिलने वाला है, हमें पनीर की सब्जी मिल जाए, हमें रसगुल्ले मिले, ऐसा नहीं है वहां पर। समझ गए? हाँ, वो अलग बात है कि चाय नाश्ता मिल जाए, वो अलग मैटर होता है। क्लियर? Yes, sir. सुनो, अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि देखो, बाजार हमें आमंत्रित करता है, हमें अपनी ओर बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। आओ मुझे लूटो और लूटो से मतलब है बाजार आओ, यानी मेरे पास आओ, और मुझसे वस्तुओं का एक तरीके से क्या करो आप, खर्च, वस्तुओं को खरीद लो और फिर उनका खर्च करो, उनको उनको उपभोग करो आप। इस चीज को बाजार यहाँ पर समझाना चाह रहा है, यानी कि बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करते हुए हमसे पैसे खर्च करवाने चाह रहा है, ठीक है। सब भूल जाओ, वो कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, मुझे देखो, यानी बाजार जब आओ ना तो सब कुछ भूल जाओ, घर गृहस्थी की सारी बातें भूल जाओ, ये मत देखो पैसे कितने हैं, सिर्फ मुझे देखो, यानी मेरी सजावटों को देखो, मेरे रूप आकर्षण को देखो। मेरा रूप किसके लिए है? मेरा रूप किसके लिए भाई? मेरा रूप तो आप लोगों के लिए ही है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है बाजार के द्वारा। और नहीं कुछ चाहते हुए भी देखने में क्या अर्ज है? और यदि हम कुछ नहीं चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार जाते हैं, हमें कोई शर्ट खरीदनी होती है, तो हम दुकानदार से कहते हैं भाई हमें एक शर्ट दिखानी है, तो वो हमारे सामने बहुत सारी चीज रख देता है, शर्टों को रख देता है, और कहता है भाई देख लो, देखने के कोई पैसे नहीं है, खरीदो चाहे मत खरीदो, ऐसा ही कहता है ना। सर। तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है। तो जो बाजार होता है वो इस बात को कहता है कि नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में अर्ज क्या है, यानी देख तो लो, नहीं भी चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, अजी आओ भी, बड़े प्यार से बाजार हमें बुलाता है। यानी बाजार से बुलाने मतलब वो दुकानदार हमको बुलाते हैं। और इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, यहाँ पर आग्रह नहीं है, यहाँ पर निवेदन नहीं हो रहा, क्योंकि आग्रह तिरस्कार जगाता है, ठीक है। देखो आग्रह तिरस्कार कैसे जगाता है? जब हमें कोई निवेदन करके बुलाता है, ठीक है, तो निवेदन करने में भी एक तिरस्कार की भावना छिपी होती है। कैसे? यानी कि जब वो बुलाता तो है बड़े प्यार से, लेकिन जब हमारे सामने वो वस्तुओं को रखता है, लेकिन बाद में पता चला हमें उनकी वस्तुओं की कीमत तो बहुत ज्यादा है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं खरीद सकते उसको, तो हमें हमारे मन में एक तिरस्कार की भावना जागृत हो जाती है। हमारे मन में तो हो ही रही है, साथ ही साथ दुकानदार के मन में भी होती है, क्योंकि हम उस वस्तु को खरीद कर नहीं आते और वहां से खाली हाथ लौट आते हैं। तो दुकानदार भी हमें मन में आता है जो बात कहता है, यही बात होती है ना भाई। अरे ऐसा ही Yes, होता है। sir. यस सर। हाँ, सर। यहाँ पर उसी बात को बताया गया है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है।
लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं ना, उनका जो आमंत्रण होता है वो मूक होता है। मूक का मतलब होता है शांत। मूक का मतलब होता है शांत। शांत का मतलब चुप। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो हमें क्या बुलाते हैं? हमारे पास कोई टेलीफोन आता है क्या वहां से? कोई मोबाइल आता है क्या? फोन नो आता है? सर। नो सर। No, नहीं sir. आता। ठीक है, यदि हम उन मॉल्स को देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाजारों को देखते हैं, ऊंचे ऊंचे बाजारों को देखते हैं, तो हम उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं अपना आप ही ऑटोमेटिक। और उन बड़े बड़े बाजारों को देख करके, मॉल्स को देखकर हमारे मन में चाह जागती है। चाह का मतलब होता है इच्छा। हमारे मन में नई नई इच्छाएं जागृत हो जाती है, क्या यार हमें अंदर जाकर के देखना चाहिए, हमें वो वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ठीक है, और चाह मतलब अभाव, लेकिन हमारी इच्छाओं से मतलब होता है हमारे अभाव। और अभाव किस चीज का होता है? हमारी जेब में पैसों का। हमारी जेब में पैसों की कमी होती है, अभाव होता है। और चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास अपने पास काफी नहीं है। चौक बाजार में जब खड़े होते हैं कोई आदमी, तो वहां खड़े होकर उसको लगता है मेरे पास तो अभी पैसे कम हैं, अभी और चाहिए मुझे। ठीक है, और पैसे चाहिए मुझे। मेरे पास कितना परिमित है? परिमित का मतलब होता है सीमित। परिमित का मतलब होता है सीमित। मेरे पास कितना सीमित है, यानी कितना सीमित पैसे हैं, और कितना अतुलित है, और कितना मैं खर्च कर सकता हूँ, इस बात को यहाँ पर बतलाई गई है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? सर एक Yes, बार sir. वो बताओ सर इसकी हिंदी में। अब सुनो आगे। कोई अपने को न जाने, कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामने से विकल बना छोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान सोच समझ के नहीं जाता घर से और बाजार चला गया, ठीक है, अपनी बातों को नहीं समझे कि मुझे क्या खरीदना है, तो उसको बाजार जो होता है ना, उसको कामना से विकल बना देता है। कामना से विकल का मतलब होता है व्याकुल। वो उसकी इच्छाओं से उसको व्याकुल कर देता है, यानी उसकी इच्छा पूर्ति होती नहीं, बेचारे के पास पैसे होते नहीं है, तो बेचारी इच्छाओं का दमन हो जाता है। तो बड़ा जो मनुष्य होता है या जो उपयोगकर्ता होता है, जो उपभोक्ता होता है, बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है। उस बात को यहाँ पर बताया गया है। विकल क्यों? पागल। और व्याकुल ही नहीं हो तो पागल जैसी भावना आ जाती है उसके माइंड में। ठीक है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल हो जाता है मनुष्य, और सदा के लिए बेकार बना डाल सकते हैं। यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कई बार उसकी, बेचारा घर आकर के उसे असंतोष की भावना घेर लेती है, तृष्णा और ईर्ष्या घेर लेती है, और बेचारा अपने आप को बेकार समझने लग जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो आगे यहाँ पर बताया गया है कि एक और मित्र की बात। अब दूसरे मित्र की बात है, दूसरे मित्र की बात करते हैं। चलो अपन कल, कोई दिक्कत? No, sir. नो नो सर। सर। भाई लेखक के एक मित्र की बात तो हमने कर ली, दूसरे मित्र के चलो हम कल से स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा बेफालतू में। कल से हम इसको स्टार्ट करते हैं दूसरे मित्र की। ओके।